प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी तक स्वर संधि को देखा था। आज हम व्यंजन संधि को देख रहे हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं या व्यंजन संधि में प्रथम पद और दूसरा पद क्या होता है, इस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन की संधि, कोई भी व्यंजन है उसकी संधि स्वर या व्यंजन के साथ हो तो व्यंजन संधि होगी, या फिर कोई स्वर है और उसकी संधि व्यंजन के साथ होती है तो व्यंजन संधि होगी। अर्थात व्यंजन की संधि स्वर या व्यंजन के साथ या स्वर की संधि व्यंजन के साथ हो तो व्यंजन संधि होगी। आइए कुछ उदाहरण के साथ इसको देखते हैं तो आपको समझ में और आ जाएगा। व्यंजन की संधि स्वर के साथ अच, तो च व्यंजन है और इसकी संधि स्वर के साथ अ, च की संधि अ के साथ हुई तो यहाँ आजादी नया शब्द बना और ये व्यंजन संधि का उदाहरण था। व्यंजन की संधि व्यंजन के साथ, जैसे सत ये व्यंजन था और गति ग व्यंजन, तो त ये सत तो हलंत है तो त की संधि ग के साथ तो नया शब्द बना सदगति। स्वर की संधि व्यंजन के साथ, जैसे अभी तो यहाँ ई की मात्रा है, स्वर है तो स्वर की संधि व्यंजन के साथ से तो नया शब्द बना है अभिषेक। इस तरह से आप ध्यान में रखें कि व्यंजन की संधि स्वर व्यंजन के साथ हो सकती है या स्वर की संधि व्यंजन के साथ हो सकती है, तो व्यंजन संधि ही होगी। आइए और कुछ उदाहरण देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। पहले जो प्रकार है संधि के उदाहरण जो है उसमें पहले तरह के जो उदाहरण उसको देखे अपन कि अघोष वर्ण और घोष वर्ण और परिणाम होता है घोष वर्ण। अब अघोष और घोष की जानकारी आपको व्यंजन संधि पढ़ने के पहले होनी बहुत जरूरी है। यह मैंने जब वर्ण विचार टॉपिक किया था उस समय बताया भी था, एक बार पुनः आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि घोष क्या है और अघोष क्या है, क्योंकि घोष अघोष जाने बिना आप इस संधि को नहीं समझ सकते। चलिए देखते हैं अघोष और घोष। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वातावरण में वायु कुछ ही समय तक गूंजती है तो वो अघोष कहलाते हैं, और वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वातावरण में वायु लंबे समय तक या अघोष के बनिस्पत ज्यादा समय तक ध्वनि गूंजती है तो वो आपका घोष वर्ण होगा। घोष को सघोष भी बोला जाता है। तो अघोष की संधि घोष वर्ण के पहले हम अघोष और घोष देख लेते हैं। अघोष अघोष ध्वनियां वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु वातावरण में कुछ ही समय तक गुंजायमान होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो है उसमें 5 वर्ण है, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से 5 वर्ग है। तो पांचों वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क ख, च छ, ट ठ, ड ढ, त थ और प फ, ये अघोष ध्वनियां हैं। दूसरे ऊष्म व्यंजन जो श और श, ये जो तीनों है श श श, ये हमारी अघोष ध्वनियां हैं। इसके बाद सघोष पर बात करते हैं। घोष या सुघोष दोनों एक ही नाम है। घोष ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय वातावरण में हवा कुछ समय तक गूंजती रहती है। जैसे मंदिर के घंटे की आवाज होती है जो एक बार आप यदि टर्न करते हैं तो ज्यादा समय तक गूंजती रहती है।
जबकि ड्रम है, ढोलक है या नगाड़ा है तो उसकी आवाज होती है वो बहुत कम समय तक गूंजती। तो यहाँ घोष वर्ण वो होंगे जिनकी आवाज वातावरण में लंबे समय तक गूंजती रहती है। और इसमें क्योंकि स्वर है इनका उच्चारण निर्बाध रूप से होता है, और निर्बाध रूप से होता है तो स्वाभाविक है कि वातावरण में हवा लंबे समय तक गूंजेगी ही। तो सभी स्वर होते हैं वो आपके सघोष या घोष वर्ण होते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग हैं। तो पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ग, जैसे क वर्ग की बात करें तो क ख ग निकल गया, घ घ और अंग। च वर्ग में ट ठ निकल, च छ निकल गया तो झ झ इ। ट वर्ग की बात करें तो ट ठ निकल गया, ड ढ न। थ वर्ग की बात करें तो त थ निकल गया तो द ध न। इस तरह से प की बात करें तो प फ निकल गया, ब भ म। ये हैं वो आपके सघोष वर्ण कहलाएंगे। इसके बाद अंतस्थ ध्वनियां, अंतस्थ लिख देता हूं मैं, और अंतस्थ ध्वनियां कौन सी है? य, र, ल, व, य, र, ल, व। और ऊष्म ध्वनियों में ह की ध्वनि होती है, वो भी ऊष्म में ह की ध्वनि वो आपकी सघोष ध्वनि है। तो सघोष ध्वनि को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि बार बार इनका संधि के टॉपिक में बार बार इनका उल्लेख होता ही है। सभी स्वर है वो सघोष ध्वनि है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो सघोष है। अंतस्थ ध्वनि य, र, ल, व तो वो भी सघोष है, और ऊष्म ह है वो भी सघोष है, क्योंकि ये ह होता है उसको काकल्य कहा जाता है, जो कंठ से उच्चरित होता है और सीधे मुख से उच्चरित हो जाता है। कंठ से निकलते हुए तो काकल्य ध्वनि कहा जाता है। तो ह है वो भी आपका सघोष है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि में ये कैसे होता है कि अघोष और घोष, तो उसको देखें अभी। अब ये कुछ नियम मैंने व्याकरण को सिखाने के लिए सरल हो इस ढंग से बनाए हैं, और आप लोगों को शायद सीखने में थोड़ा नयापन जरूर लगेगा, पर ये एक अपने ढंग का नया प्रयोग किया। और जो गणित विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं जिनको हिंदी पढ़ने में बहुत कठिन लगती है, तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैंने ये प्रैक्टिकल कई कक्षाओं में पढ़ाकर किया भी है, तो उन बच्चों को बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए ये वीडियो भी मैं आपके साथ इसी ढंग से शेयर कर रहा हूँ। अघोष वर्ण, अब अघोष ध्वनि आपको बता चुका मैं, तो अघोष वर्ण में क, च, ट, त, प ही होगा, इसके अलावा दूसरे वर्ण नहीं होंगे। तो अघोष वर्ण क, च, ट, त, प। ये घोष वर्ण से संधि करेंगे। घोष वर्ण में स्वर होंगे, तीसरा और चौथा वर्ण। अभी मैंने पढ़ाया था घोष ध्वनिया घोष वर्ण, उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण का था, लेकिन यहाँ पर केवल तीसरा और चौथा वर्ण ही होगा, पांचवा वर्ण नहीं होगा। उसकी संधि को अपन अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ तीसरा, चौथा वर्ण होगा। बाकी अंतस्थ ध्वनि है य, र, ल, व चारों हो गए। ऊष्म में ह ध्वनि है वो। ये घोष वर्ण जो है उनके साथ क, च, ट, त, प की संधि होती है। तो क होता है वो अपने ही वर्ग की तीसरे वर्ण, और तीसरा वर्ण इनका कौन सा होगा? घोष वर्ण। तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है। देखो क है तो क अपना क, ख, ग। च है तो च, छ, झ। ट है तो ट, ठ, ड। ट, ठ, ड, तो ठ छोड़ दिया, ड में आ गया। त है तो त, थ, द में, और प है तो प, फ, ब में। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, और तीसरा वर्ण घोष वर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण घोष में बदल जाएगा। आइए इसको उदाहरण के साथ अपन और देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा एक जरूर ध्यान रखना कि यहाँ क की संधि घोष वर्ण में कोई भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, तीसरा चौथा वर्ण भी आ सकता है, या र, ल, व भी हो सकता है, या ह भी हो सकता है। इनमें से कोई भी ध्वनि हो सकती है, लेकिन आगे क, च, ट, त, प है
तो ये क अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अपने वर्ग का तीसरा वर्ण ले लेगा। क है तो ग, च ज, ट है ड, त है द और प है तो ब। आइए कुछ और उदाहरण में देता हूं तो इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब इसको देखिए, दिक का ध्वनि है और ये क है वो संधि कर रहा है स्वर से, ठीक है। तो व्यंजन की संधि, व्यंजन अघोष, अघोष का संधि हुई स्वर घोष। तो ये जो क है वो किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरी ध्वनि घ में। तो दिक की जगह हो गया दिघ। अब ये मैं हलन कर रहा हूं लेकिन इसके साथ अ स्वर है वो मिल जाता है तो ये पूर्ण बन गया और दिगंबर। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। च वाला उदाहरण देख लेते हैं। अच धन अंत, च है संधि की स्वर मतलब घोष वर्ण से, अघोष च घोष स्वर है और स्वर घोष से संधि करने पर च है वो किस में बदलेगा? च छ ज में। तो ये बन गया अज। लेकिन ये अ है तो ये ज पूर्ण बन गया और अजंत। आइए और देखिए इसमें ट का उदाहरण देखते हैं। षट धन दर्शन, ट की संधि, ट अघोष ट और घोष द, संधि हुई तो ट ठ ड। तो षड, अब ये देखो यहाँ स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, ट है तो ड ही रहा, षड दर्शन। एक और देखें त वाला, सत धन आचार, त अघोष त स्वर ध्वनि घोष अ से संधि कर रहा है तो त है त थ द में बदल गया, सद और ये आ जुड़ गया तो ये आ की मात्रा इसके साथ जुड़ गई, सदा चार। एक प वाला देख लीजिए। अप अप धन द, प की संधि सगोष द से है ना, तीसरा तीसरा वर्ण। तो प है वो प फ ब मतलब ब में बदल जाएगा, ब आधा ही रह जाएगा इसका और द का द। अब इस तरह से ये अघोष है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहे हैं। परीक्षा में जिस तरह से और प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर और मैं अभ्यास करा लेता हूँ। परीक्षा में सामान्यतः इस रूप में नहीं होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अघोष है वो घोष में कैसे बदला। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सीधे आपको शब्द दिया जाता है, उसका संधि विच्छेद सही क्या होगा वो प्रश्न बनता है। आइए उस पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। वाग देवी, इस शब्द को देखिए। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, शब्द दिया जाएगा, शब्द में संधि विच्छेद विकल्प के रूप में आपके सामने होता है वाग देवी। अब यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ जो ग है वो घोष वर्ण है और इसका संधि विच्छेद किस तरह से होगा, तो ये उल्टा चलना पड़ेगा। यहाँ जो संधि के फलस्वरूप घोष है तो संधि विच्छेद होगा, उस समय यही घ किस में बदल जाएगा, आघोष में,
तो ग है वो यहां से चलिए, ग है तो यहाँ क्या आ गया, क, वा क, और वा का धन देवी है तो देवी ले गए। इस तरह से एक और शब्द इसका है, वो मैं बता देता हूं आपको, इसी तरह का क ग से, और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी अच्छा है। कई बार ये दिग्विजय शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत लिखा हुआ होता है और हम लोग सही नहीं कर पाते। ये देखिए दिग्विजय, यह संधि कहाँ पे हो रही है, तो घ के साथ ई की मात्रा है, ग बना है, वो आपके संधि के फलस्वरूप बना है। अब ये ग है वो अघोष में बदल जाएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिक, ग था वो तो क बन गया। अब घ के साथ मात्रा ई की, मतलब वास्तव में तो वो व के साथ होती है, लेकिन जब आधा वर्ण होता है तो उसकी क्या आती है, तो यहाँ मात्रा है वो व के साथ लग जाएगी, और दी के धन विजय। आगे और देखें, षड्यंत्र, इस शब्द का संधि विच्छेद करके देखें आप। षड्यंत्र ड है, और ड की संधि विच्छेद करते हैं तो ये ड है वो किस में बदलेगा, अघोष ट में, तो षट धन, आगे जो बचा यंत्र लिख दिया। एक और देखते हैं, इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर शेयर भी कर सकते हैं। तो का देख लीजिए, उद्घाटन, द की ध्वनि, अब द है तो ये संधि विच्छेद करते समय घोष जो ध्वनि है वो किस में बदल जाएगी, उल्टा, मतलब अघोष में, उत धन घाटन, उद्घाटन। एक और देख लीजिए, वागीश, वागीश में देखिए ग के साथ ई की मात्रा, और ये ग है वो घोष ध्वनि है, संधि विच्छेद करेंगे तो ग किस में बदल गया, अघोष में वाक हो गया। अब ये ग धन ई है तो ग तो क में बदल गया, ये क्या बचा, ई, तो ईश, वाक धन ईश। तो इस तरह से अघोष है वो घोष के अंदर बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ यह बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, और भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे, कुछ शब्दों को और इसमें जोड़ते जाएंगे। 5 शब्द भी यदि आप अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, इस तरह से संधि विच्छेद और संधि कर लेते हैं, तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अघोष की संधि। यहाँ हमने पंचम वर्ण नहीं लिया है, तो मैं पंचम वर्ण से कर रहा हूं। अघोष की संधि पंचम वर्ण के साथ हो तो क्या होता है, अघोष की संधि पंचम वर्ण, और इसको नासिक की ध्वनि भी बोला जाता है। अघोष की संधि नासिक के व्यंजन से, तो यहाँ क्या चेंज आता है वो देख लीजिए। नासिक की ध्वनियां कौन कौन सी है, तो अंग, निय, न, और म, प्रत्येक वर्ग का मतलब 5 वर्ण, तो ये आपका नासिक है। अघोष की संधि जब भी पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन से होती है तो अघोष अपने ही वर्ग की 5वीं ध्वनि में बदल जाएगा। मतलब क है तो क बदलेगा आपके अंग में, च है तो ये में बदल जाएगा, ये सब हलंत होंगे। ये भी ट है तो ट न में बदल जाएगा, त है तो त ध न में बदल जाएगा, और प है तो प फ ब भ म में बदल जाएगा। एक बार वापस समझ लीजिए इसको। अघोष क च ट त प की संधि
स्पर्श व्यंजन में पांचवें वर्ण से होती है, जिसको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, अंग इ न न म, तो पंचम वर्ण से होती है, तो अघोष अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण या नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा। यहाँ पर अंग इ न न म में कोई भी हो सकता है ना, क की संधि न से भी हो सकती है, न से भी हो सकती है, म से भी, इसमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब बदलेगा तब वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में ही बदलेगा, कोई दूसरा वर्ण यहाँ पर नहीं आएगा, अपने ही वर्ग का होगा, दूसरे वर्ग का नहीं होगा। बस यही खास ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। आइए अब हम देखते हैं अघोष वर्ण क च ट त प की संधि पंचम वर्ण के साथ किस तरह से होती है, उसका उदाहरण देखते हैं। शब्द है वाक धनमय, क की संधि म के साथ। ठीक है, तो हमारा संधि का नियम जो है उसके अनुसार क है वो बदलेगा अंग में, तो यहाँ क है वो पंचम वर्ण के साथ संधि करके किसमें बदले, अंग, वांग मय। ये हलंत है तो ये भी हलंत ही रहेगा। अगला देखिए, षट धनुर्मास, ट की संधि पंचम वर्ण म के साथ, ट संधि के नियमानुसार बदलेगा न में क्षण और मास। उत धन नयन, ता की संधि न के साथ, तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण मतलब त थ द ध न, तो न में बदलेगा, तो की जगह न कर दिया और खून न किया। आगे देखिए, अप धनमय, प की संधि म के साथ, तो प फ ब भ म अम्मय। ठीक है, और आप देखना चाहे तो उसको परीक्षा की दृष्टि से जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि परीक्षा में पहले शब्द पूछा जाएगा, शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आइए इस पर भी मैं कुछ अभ्यास करा देता हूं। शब्द जैसे है प्रांगमुख, ठीक है, इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। परीक्षा में शब्द आ गया हमारे पास कि प्रांग मुख। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करें आप देखें। अंग है तो वो वापस अपने अघोष में बदल जाएगा जब संधि विच्छेद करेंगे। तो अंग का क्या बन गया, प्राक धन मुख। ठीक है, आगे और देखें। शब्द कई बार ये जगन्नाथ शब्द पूछा भी गया परीक्षाओं में, इसको देखिए। न, यह न है वो अघोष अपने न में बदलेगा और शब्द बनेगा जगत। नाता में बदल गया और ये नाथ, तो जगत नाथ। और शब्द देखें आप, उन्मुख। ठीक है, उन्मुख शब्द हो गया। अब ये ना है वो अपने अघोष में बदला और ऊत धन मुख, उन्मुख। और देखना चाहे तो और भी देखिए, एक शब्द और भी बता देता हूं। चिन्मय, ठीक है, ना है तो अपने अघोष वर्ण में बदल जाएगा, तो यहां हो गया चित्त धन मय। तो इस केवल एक फार्मूले को ध्यान में रखें और इसके आधार पर आप प्रैक्टिस करें। कम से कम 10 शब्द तक की प्रैक्टिस भी आप कर लेते हैं तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं और आसानी से अघोष वर्ण का च ट त प की संधि पंचम वर्ण के साथ जो होती है उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो वो प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकते।
ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।